नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एक बार फिर जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुई नगर निगम में परिषद की बैठक। परिषद की मर्यादा हुई तार-तार, फिर उठे सवाल। परिषद की बैठक में विधायक प्रतिनिधि ने महापौर के घोषणा पत्र को बनाया मुद्दा। परिषद में रखे हुए 5 में से 4 प्रस्ताव हुए पारित, एक पर होगा विचार। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में आज एक बार फिर परिषद की बैठक काफी गहमा-गहमी के साथ शुरू की गई। इस बीच हमेशा की तरह एक बार फिर हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष ने परिषद की गरिमा को तार-तार कर दिया। परिषद की बैठक का नजारा देख ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं बल्कि एक सब्जी मंडी लगी हुई है। इस दौरान परिषद की बैठक में रखे गए 5 प्रस्तावों में से 4 को सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है, जबकि एक प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही गई है। रखे गए प्रस्तावों में नगर निगम लेखा समिति के गठन का पहला मुद्दा था, जो पूर्व में ही पास हो चुका। इसी तरह से नगर निगम रीवा के स्वामित्व की रिक्त अचल संपत्ति का मूल निर्धारण दूसरा मुद्दा था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। तीसरे प्रस्ताव में नगर निगम के स्वामित्व में सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित हुआ लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लिए नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में मनोरंजन एवं आमोद कर को लेकर परिषद के अंदर जमकर बहस हुई, जिसे आगे विचारण के लिए रोका गया है। परिषद की बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों के खेमे में बैठे विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे के द्वारा महापौर के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए गए, जिसमें विधायक प्रतिनिधि को परिषद में बोलने के अधिकार को जानने के लिए नगर निगम परिषद में नियम के पन्ने पलटे गए। फिर उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति अध्यक्ष के द्वारा दी गई। हालांकि अपने घोषणा पत्र पर महापौर परिषद में ही दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ये कर या तो बीजेपी शासन काल में बढ़ाया गया या फिर उस समय जब नगर निगम में प्रशासक नियुक्त था, जिसे घटाने के लिए उन्होंने एक बार फिर परिषद के अंदर ही वादा किया है। प्रस्तुत है हंगामे की एक झलक सहित परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। अब भैया पीछे आइए, पीछे से। जो शासन ने टैक्स लगाया है वो शासन स्तर पर ही भेजेंगे, निश्चित तौर पर भेजना चाहिए। तबादला तक आपने 4 महीने से नहीं भेजा, ये कहीं आप जैसे एमआईसी करने के लिए कभी कमिश्नर नहीं है, कभी सचिव नहीं है, 4-5 एमआईसी आपने की, ये प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, पर आपने नहीं लाया। उस समय तबादला यादव जी थे कमिश्नर, जब ये लागू हुआ है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब माननीय महापौर जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और उस समय नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जिम्मेदारियों से भागा नहीं जाएगा। माननीय महापौर जी से रीवा की जनता बार-बार अपेक्षा कर रही है कि अपनी जिम्मेदारियों का और जो वादे किए हैं उसका ये निर्वाहन जरूर करेंगे। मकान देंगे और 4 करोड़ 94 लाख की नोटिस जारी, सब कुछ जिम्मा रहता है, कागज मरता नहीं है। मैं की थोड़ी बोलना नहीं करना पड़ूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं तो सारे 45 पार्टियों के बीच बोल रहा हूँ, पूरी जनता के बीच में बोलूंगा कि मैं खत्म करूंगा, खत्म करके रहूंगा। प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, कोई चीज नियम से होती है, हमको एमआईसी तो करनी थी, और कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कभी कभी कि कोई हमारा सचिव बाहर जा रहा, कहीं आयुक्त बाहर जा रहे हैं, एमआईसी एक सबसे कितने पास किएगा, क्या निर्णय हुआ? करीब करीब सभी प्रस्ताव पास हो गए। प्रस्ताव क्रमांक 5 जो था
उस पे सदस्यों द्वारा विस्तृत जानकारी मांगी गई है और अगले परिषद की बैठक में उसको उनके द्वारा मंगाया गया। बाकी सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। इस समय कुछ हंगामे की स्थिति निर्मित हुई, क्या मामला क्या था इसका, ये स्थिति निर्मित होती है? देखिए, कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो सदस्य उसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि सदन में परिषद की बैठक के 2-3 दिन पहले फाइलें आ जाती है, बहुत सब वो अवलोकन कर भी लेते हैं। जहाँ पे उनके समझ में नहीं आता तो परिषद में वो मेयरिंग काउंसिल के सदस्य या महापौर से उसका जवाब चाहते हैं। पर मेयरिंग काउंसिल के सदस्य महापौर जवाब देने की स्थिति नहीं रहते हैं, तू मैं करते हैं और बड़ा अमर्यादित, वो तो सदन में अध्यक्ष की आसंदी तक को अपमानित करते हैं। खैर, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज मेरा पूरा ये प्रयास था कि पूरे एजेंडे पास हों। अब इस बैठक को स्थगित नहीं करूँगा। मैंने बैठते ही पहले ही कह दिया था कि रोज़ रोज़ बैठक नहीं होगी। शहर के हित में, जनता के हित के मुद्दे आते हैं, उस पर चर्चा हो और उसको पास किया जाए। पिछली 9 तारीख की बैठक हुई, मेरा पूरा प्रयास था कि पास हो जाए, पर उस दिन महापौर अपनी एमआईसी को लेकर पलायन करके भाग गए, इसलिए उस दिन चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए आज मैं ये अपने इन और बाकी पार्षदों से मैंने चर्चा की थी और साफ स्पष्ट कहा था कि परिषद चाहे रात भर चले, परिषद नहीं भंग होगी, परिषद आज स्थगित नहीं होगी। और मैंने परिषद को पूरा सुचारू रूप से चलवाया और एक एजेंडा बस इन लोगों ने बहुमत के आधार पर रोका है कि उसकी विस्तृत जानकारी लिया, जिसमें कि डीटीएच के बिल कई कर लगाने की बात आई है। तो इन सदस्यों ने, दीनानाथ वर्मा जी ने और वीरेंद्र सिंह जी ने, कई पार्षदों ने इस बात को रखा, नम्रता सिंह जी ने, कि ये कर लगाने का मामला है, इसको विस्तृत लेके आइए। कलेक्टर एसपी के सामने 1 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, फिर हुई बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 20,000 लीटर शराब की नष्ट। रीवा के करैया में बने खाली मैदान में की गई ये कार्रवाई। आपको बता दें कि रीवा जिले में वर्षों से पकड़ी गई शराब का कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। तहसील स्तर से लेकर जिले तक के थानों में पकड़ी गई 20,000 लीटर से अधिक की शराब पर जेसीबी और रोलर मशीन चलाकर नष्ट कर दिया गया है। उक्त की गई शराब की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आबकारी अधिकारी विक्रमादित्य सांगर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये पूरी कार्रवाई शाम 5 बजे से करैया मंडी ग्राउंड में शराब का नष्टीकरण किया गया। दरअसल आबकारी विभाग ने लगभग 1 करोड़ रुपए की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। करीब 15 साल से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों में 1 करोड़ रुपए कीमत की 20,000 लीटर शराब को नष्ट करने के लिए एक कमेटी गठित कर यह आदेश दिया गया था। शराब को नष्ट करने के लिए उसे करैया ग्राउंड ले जाया गया, जहां शराब की बोतलों पर बुलडोजर रोलर चलाकर इसे नष्ट किया गया है। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के प्रारूप में ये कार्रवाई की जा रही है। जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें इन मामलों में लिप्त वाहनों को भी राजसात किया जा रहा है। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलकी सहित कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। शराब नष्ट किया जा रहा है। ये विभिन्न मामलों में राजसात किए गए शराब है। काफ़ी बल्क अमाउंट में ये शराब है और इसमें लगभग 20,000 लीटर से ज़्यादा शराब है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इसको यहाँ सभी तहसीलों में जो जब्त की गई थी और जिसको आदेश करके राजसात किया गया था, यहाँ पर इकट्ठा करके उसको नष्ट कर रहे हैं। और इसको आप सभी की उपस्थिति में नशा मुक्त का जो अभियान चल रहा है उसके एक प्रारूप के रूप में देख रहे हैं कि जो भी ऐसी अवैध और गलत शराब है या उसमें जो प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं, उन सबको राजसात किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने ढेर सारे वाहन भी राजसात किए हैं और उनकी लगातार नीलामी भी की जा रही है। सर, लगभग कीमत क्या रही होगी? 1 करोड़ के आसपास है। कितने साल पुरानी होगी? इसमें लगभग 10 साल की शराब है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन में बढ़ाई गई सुविधाएं। लेफ्टिनेंट जनरल MK दास ने किया लोकार्पण। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आगे और भी बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। सैनिक और उनके परिजन भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं को देखते हुए सेना के द्वारा आर्मी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें शुक्रवार को लिकर काउंटर अलग से खोला गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल MK दास रहे, जिनका पहली बार रीवा दौरा हुआ है। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं रिटायर्ड कर्नल P. गंगा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कैंटीन का शुभारंभ करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. दास ने कहा कि रीवा में कैंटीन शुरू हो जाने से हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, कैंटीन में रिजर्व व्यवस्थाएं की गई है, जहां बेसिक चीजें कभी भी सैनिकों के परिजनों को उपलब्ध रहेंगी। श्री दास ने कहा कि अभी 1 वर्ष पूर्व ही इस कैंटीन की शुरुआत की गई है। जिस तरह से सुझाव आएंगे उस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही रीवा जिले में सिविल हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए पॉलीक्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि रीवा कैंटीन में लिकर काउंटर अलग किए जाएं। भूतपूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए उक्त सुविधाएं शुरू कर दी गई है। प्रस्तुत है लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. दास से प्राप्त जानकारी के अंश। रेडी। जय हिंद। GOC मध्य भारत एरिया के तौर पर ये मेरा पहला रीवा का जो हमारा ECHS का पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन है उसका विज़िट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस विज़िट के दौरान मेरी रीवा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब से भी मुलाकात हुई और मुझे ये पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। हमारे पॉलीक्लिनिक की जो कि हमारे सारे भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट को मेडिकल की फैसिलिटी देता है। साथ ही ये कैंटीन की सुविधा जो कि उनके ज़रूरी सामान को देती है, दोनों मिलाकर एक अच्छा कदम है जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है, उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता है। आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड थी कि जो हमारा लिकर काउंटर है वो सेपरेट किया जाए और उसको हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में उसको अलग से बनाया है और उसे आज मुझे सभी को डेडिकेट करते हुए बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जो हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी अच्छा काम जारी रखें। एक किस्म का ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो होता है वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत काम आएगा। जय हिंद। तो हमारी जो ये सच है कि किसी समय जब सामान आने की, क्योंकि यहाँ पर जो सामान आता है थोड़ा दूर से आता है और लेकिन एक ज़रूर है कि एक रिज़र्व की व्यवस्था यहाँ पर इस कैंटीन में की जा रही है जिससे कि हम उनको जबकि हमारे किसी भी समय माह में हमारे भूतपूर्व सैनिक आएँ तो उनको ऐसा बेसिक जो ज़रूरत चीज़ें ज़रूरी मिल सकें। आपको ये भी मालूम है कि जहाँ तक लिकर की बात है वो तो ऑथराइजेशन की बात है, वो आपका फिक्स कोटा है। इसके अलावा जो बेसिक सामान है अब ये व्यवस्था की जा रही है और इसको सुचारू रूप से काफ़ी चलाया जा रहा है। अभी ये अनुभव हमारा 1 साल का ही है, लगभग 1 साल का ही है। तो आने वाले समय में हमारे भूतपूर्व सैनिक जैसे और भी सुझाव आते हैं, जैसे लिकर काउंटर का आया, उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। होमगार्ड के संभागीय कमांडेंट पहुंचे रीवा। सैनिकों ने बैठक में कमांडेंट को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। भत्ता, 2 महीने का रोटेशन सहित बताई अन्य समस्याएं। कमांडेंट ने निराकरण का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि होमगार्ड कार्यालय रीवा में आज संभागीय कमांडेंट M.K. पेंड्रा रीवा पहुंचे, जिनके सामने होमगार्ड सैनिकों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि विभाग की तरफ से मिलने वाले विभागीय भत्तों का लाभ उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वह हाई कोर्ट के आदेशों का पालन विभाग व शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। आए दिन होमगार्ड सैनिकों का रोटेशन बाध्यकाल ऑफ 2 महीने के लिए किया जाता है। 2010 में हाई कोर्ट का आदेश हुआ था 12 महीने ड्यूटी पर रखा जाए, जिसमें 2010 से 2020 तक कोई भी रोटेशन नहीं हुआ और 2020 से लगातार शासन व विभाग द्वारा 2 महीने के लिए रोटेशन किया जा रहा है, जिससे सैनिकों एवं उनके परिवार को भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एवं सभी विभागों में जब रिटायरमेंट की समय अवधि 62 वर्ष है तो होमगार्ड सैनिकों की रिटायरमेंट की समय अवधि 60 साल क्यों रखी गई है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर संभागीय कमांडेंट मीडिया से बात करते हुए बताया कि होमगार्ड सैनिकों की समस्याएं आज बैठक के माध्यम से सुनी गई, जिसका निराकरण जल्द ही करा दिया जाएगा। प्रस्तुत है होमगार्ड के संभागीय कमांडेंट M.K. पेंड्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कुछ विषय रखे गए हैं, क्या कुछ डीजी साहब के कुछ निर्देश थे जो कोर्ट में जा रहे हैं जवान, तो जो डीजी साहब का कहना ये है कि जब मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। जो भी इनका प्रस्ताव रहता है मैं शासन को रेगुलरली भेज रहा हूँ इनके मुद्दों को तो वो क्यों कोर्ट जा रहे हैं, जिससे शासन में हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है, ये कहना है।
पर होमगार्ड सैनिकों को जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कारण है? नहीं, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए जैसे आप देखेंगे कि अनुग्रह राशि में ये है कि एक्शन ड्यूटी में अगर किसी जवान की डेथ होती है तो उसको 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, 51,000 उनका कड़ा भत्ता मिलता है इस टाइप का। मगर कोई जवान जैसे घर में सोया हुआ है, ड्यूटी के बाद चला गया है तो उसको नहीं मिलता। तो जवानों का कहना ये है कि जैसे वो भी तो ऑन ड्यूटी है, उसको भी अनुग्रह राशि की पात्रता हो, इस टाइप का। राष्ट्रीय कला उत्सव में बच्चों ने दिखाया कला, नृत्य एवं संगीत का जौहर। संभाग स्तरीय बच्चों ने लिया भाग, मिट्टी के अद्भुत खिलौने बनाकर अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। बता दें, रीवा के शासकीय मार्तंड विद्यालय में राष्ट्रीय कला उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने मिट्टी के अद्भुत खिलौने बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस संभागीय प्रतियोगिता में सिंगरौली, सीधी एवं रीवा के बच्चों को शामिल किया गया था, जिसमें विद्यालय के अंदर ही मिट्टी के खिलौने बनाने को लेकर शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य सुधीर बांडा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों में राष्ट्रीय कला उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ विभिन्न विधाओं का भी आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मार्तंड क्रमांक 1 में राष्ट्रीय कला उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थान से आए बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का भी अवसर दिया जाएगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित मार्तंड क्रमांक 1 के प्राचार्य सुधीर बांडा से प्राप्त जानकारी के अंश। आगे क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कितने क्या कार्यक्रम होंगे? ये हमारा संभागीय कला उत्सव का कार्यक्रम है। यहाँ सिंगरौली, सीधी, रीवा के बच्चे भाग ले रहे हैं। कौन कौन से विधाओं में कार्यक्रम होने में क्या कैसा? ये शास्त्रीय संगीत में है, संगीत में है और खिलौनों का प्रशिक्षण है, उसी के संबंध में। कितने दिन तक चलना है, कैसे क्या? ये आज समापन हो जाएगा। इसके बाद ये प्रतिभागियों को क्या है इनाम? हमारे विभिन्न जो प्रतिभागी हैं उनके जज आए हुए हैं, वो अपना निर्णय करके इनको माने राज्य स्तर भेजने के लिए इनको सेलेक्ट करेंगे। क्या नाम है? सुधीर कुमार बांडा, शासकीय उत्कृष्ट प्राचार्य। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।